जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी महान सभ्यता जो करीब 4000 सालों तक गुमनाम रही, इतिहास में कहीं खो गई। एक ऐसा राज जिसका पर्दा आज भी पूरी तरह से उठा नहीं है। तो चलिए आज हम एक तरह से जासूसी करेंगे भारत के पहले शहरी चैप्टर की, सिंधु घाटी सभ्यता की। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इसकी कहानी दुनिया के सामने आई 1920 में, जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज हुई। और सच कहूं तो जो कुछ मिला ना, उसने सबको हैरान कर दिया। सबसे पहली बात, इसका साइज। जरा इसके फैलाव को देखिए। ये सभ्यता सिर्फ बड़ी नहीं थी, ये अपने दौर की सबसे बड़ी सभ्यता थी। इतनी बड़ी कि मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला दें तो भी ये उनसे ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई थी। तो फिर सवाल यही है ना, कि इतनी बड़ी, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन आखिर हजारों साल तक गुमनाम कैसे रह गई? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। अच्छा, इस सभ्यता की पूरी कहानी को ना हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, अर्ली फेज, मतलब जब इसकी बस नींव रखी जा रही थी। फिर आया इसका पीक टाइम, मैच्योर हड़प्पन फेज, करीब 2600 से 1900 बीसी के बीच। ये वो दौर था जब ये सभ्यता अपने शहरी विकास के चरम पर थी, और हमें जो भी सबूत मिलते हैं ना, वो ज्यादातर इसी दौर के हैं। और फिर आया लेट फेज, जब धीरे धीरे इसका पतन हो गया। तो एक भूला हुआ शहरी साम्राज्य। अब सवाल यह है कि इसके सुराग मिले कहां से? चलिए अपनी इन्वेस्टिगेशन का पहला पार्ट शुरू करते हैं और उन सबूतों को खंगालते हैं जिन्होंने इस खोई हुई दुनिया को दोबारा हमारे सामने जिंदा कर दिया। तो इसका सबसे पहला और सबसे तगड़ा सबूत क्या है? वो है इनके शहर। जी हां, ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस जमाने के जीनियस इंजीनियर्स के मास्टरपीस थे, जिनका ब्लूप्रिंट देखकर आज भी दिमाग चकरा जाता है। मतलब इनकी अर्बन प्लानिंग कमाल की थी सच में। शहर ना मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बटे होते थे। एक था ऊंचाई पर बना दुर्ग या सिटिडल, जहां शायद एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स वगैरह होती होंगी, और दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, जिसे हम आज ग्रिड सिस्टम कहते हैं। और सबसे गजब की बात, बनाने के लिए जो ईंटें इस्तेमाल होती थीं, वो सब एक ही साइज की थीं, पकी हुई ईंटें, जिनका रेशियो हमेशा 1:2:4 होता था। सोचिए जरा। और ये चीज तो साफ दिखाती है कि वो लोग अपने वक्त से कितना कितना आगे थे। जरा इनकी ड्रेनेज सिस्टम को देखिए। हर घर, हर एक घर सड़क की नाली से कनेक्टेड था। नालियां ढकी हुई थीं, और तो और उनकी सफाई के लिए मैनहोल्स तक बने हुए थे। उस जमाने में ऐसी व्यवस्था किसी क्रांति से कम नहीं थी। मतलब साफ है, साफ सफाई एक पब्लिक प्रायोरिटी थी। अगर अभी भी यकीन नहीं हो रहा, तो चलिए एक सीधी सीधी तुलना करते हैं। कवर्ड ड्रेन्स, ग्रिड लेआउट, पब्लिक वाटर एक्सेस, ये सारी चीजें जो आज हम एक मॉडर्न सिटी में एक्सपेक्ट करते हैं, सिंधु घाटी के लोग ये सब 4500 साल पहले ही बना चुके थे। कमाल है ना? और इनकी इंजीनियरिंग का शायद सबसे बड़ा सबूत है मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ। ये कोई मामूली तालाब नहीं था। इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए बिटुमिन यानी डामर का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल खास मौक़ों पर, रस्मों रिवाजों या धार्मिक स्नान के लिए होता था, जिससे पता चलता है कि समाज में शुद्धता का कितना ज्यादा महत्व था। ठीक है, तो शहर तो शानदार थे, पर सवाल यह है कि ये चलते कैसे थे? मतलब इनकी इकोनॉमी कैसी थी? चलिए अब अपने इन्वेस्टिगेशन का फोकस इनकी अर्थव्यवस्था पर करते हैं और देखते हैं कि इन लोगों का गुजारा कैसे होता था। तो देखिए, इनकी इकोनॉमी की रीढ़ थी खेती। मेन फसलें थीं गेहूं और जौ। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना, वो है कपास की खेती। ये दुनिया में पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन उगाया। इसके साथ साथ ये कुबड़ वाले बैल, भैंस, भेड़, बकरी जैसे जानवर भी पालते थे। लेकिन ये सिर्फ किसान नहीं थे, ये तो माहिर समुद्री व्यापारी भी थे। गुजरात में जो लोथल है, वहां के पोर्ट से इनके जहाज मेसोपोटामिया तक का सफर करते थे। मजे की बात यह है कि मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में सिंधु घाटी का जिक्र मेलुहा नाम से मिलता है। वो इन्हें मेलुहा के नाविक कहते थे। तो सवाल है, ये ट्रेड किस चीज का करते थे? अच्छा, यहां से ये लोग बीड्स यानी मनके, सीप, कपास, हाथीदांत जैसी चीजें एक्सपोर्ट करते थे, और बदले में सोना, चांदी, तांबा जैसी कीमती धातुएं इंपोर्ट करते थे। और इस पूरे ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए इनके पास एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम था, जो 1, 2, 4, 8, 16 मतलब एक बाइनरी सिस्टम पर आधारित था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इनकी इकोनॉमी कितनी ऑर्गेनाइज्ड थी। तो हमने इनके शहर देख लिए,
इनकी इकोनॉमी भी समझ ली, पर वहां जो लोग रहते थे वो कैसे थे, उनकी सोच कैसी थी? चलिए अब उनकी छोड़ी हुई चीजों, उनके आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं और उनकी कल्चर और उनके विश्वासों की एक प्रोफाइल बनाने की कोशिश करते हैं। इनकी कला ना इनके समाज की पूरी कहानी बयां करती है। जैसे मोहनजोदाड़ो से मिली वो कांसे की डांसिंग गर्ल की मूर्ति, ये दिखाती है कि वो लोग मेटलर्जी में कितने माहिर थे। फिर है वो प्रीस्ट किंग की मूर्ति जो नरम सेलखड़ी पत्थर से बनी है, ये आज भी एक पहेली है। और उनके लाल और काले रंग के खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, उनकी आर्टिस्टिक समझ का क्या कहना। लेकिन शायद इनकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ये मोहरें या सील्स। ये ज्यादातर सेलखड़ी पत्थर से बनती थी। इन पर जानवरों की तस्वीरें और कुछ निशान बने होते थे। इनका इस्तेमाल शायद ट्रेड में या अपनी प्रॉपर्टी की पहचान के लिए होता होगा। पर इन्हीं मोहरों में छिपा है इनका सबसे बड़ा राज, इनकी भाषा। ये जो इंडस स्क्रिप्ट है, ये एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। मतलब इसमें लिखने के लिए तस्वीरों या सिंबल्स का इस्तेमाल होता था। इसमें करीब 400 अलग अलग सिंबल्स हैं और इसे राइट से लेफ्ट लिखा जाता था, जैसे उर्दू लिखी जाती है। और सबसे जरूरी बात, आज तक इस लिपि को कोई भी पढ़ नहीं पाया है। मतलब एक पूरी की पूरी सभ्यता की आवाज हमारे लिए हमेशा के लिए खामोश है। तो फिर हम इनके समाज के बारे में जानते क्या है? देखिए, जो सुराग मिले हैं वो बताते हैं कि ये लोग नेचर की पूजा करते थे। जैसे पीपल के पेड़ की, एक मदर गॉडेस यानी मातृ देवी और एक प्रोटोशिवा यानी शिव के एक शुरुआती रूप की पूजा के भी संकेत मिलते हैं। इनके जो दफनाने के तरीके थे, उनसे लगता है कि ये लोग शायद आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें किसी राजा, किसी आलीशान महल या बड़े बड़े मंदिरों का कोई सबूत नहीं मिला है, कोई भी नहीं, जो इस तरफ इशारा करता है कि शायद इनका समाज कुछ अलग था, शायद ज्यादा बराबरी वाला था। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर, वो सवाल जहां आकर ये केस ठंडा पड़ जाता है। इस इतनी फलती फूलती सभ्यता का आखिर हुआ क्या? ये लोग कहां चले गए? ये गायब कैसे हो गई? देखिए, ज्यादातर साइंटिस्ट्स का मानना है कि इसका खात्मा अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे हुआ। और इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारी वजहें थीं, जैसे क्लाइमेट चेंज और सूखा पड़ना, घग्गर हाकरा जैसी नदियों का सूख जाना, सिंधु नदी में बार बार बाढ़ आना, और मेसोपोटामिया के साथ इनका जो ट्रेड था उसमें कमी आना। इन सब चीजों ने मिलकर इस महान सभ्यता को पतन की ओर धकेल दिया। हाँ, और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना भी जरूरी है। वो जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है ना, कि बाहर से आए आर्यों ने इन्हें खत्म कर दिया, वो थियोरी अब ज्यादातर स्कॉलर्स पूरी तरह से खारिज कर चुके हैं। जो सबूत मिले हैं वो साफ साफ दिखाते हैं कि इनका पतन धीरे धीरे हुआ था, किसी अचानक हुए हमले से नहीं। तो आखिर में हमारा फैसला क्या है? देखिए, भले ही ये सभ्यता आज खामोश है, लेकिन इसकी गूंज, इसकी छाप आज भी हमें सुनाई देती है। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से हमने क्या क्या सीखा? पहले बात, ये अपने दौर की सबसे बड़ी सभ्यता थी। इन्होंने ही दुनिया को सबसे पहले कपास दिया। इनके शहर मॉडर्न ग्रिड प्लानिंग पर बने थे। इनके पास एक शानदार बाइनरी वेट सिस्टम था। और सबसे बड़ी बात, इनकी अपनी एक भाषा थी, एक लिपि थी, जो आज भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली है। तो आखिर में यही सवाल रह जाता है, सोचिए, अगर कभी हम इनकी लिपि को समझने में कामयाब हो गए, तो ये इंसानी इतिहास का कौन सा नया चैप्टर लिखेगी? उन सिंबल्स में आखिर कौन से राज दफन हैं?